विधान पार्षद के मुखर वक्ता, पटना विश्वविद्यालय के मैथ विभाग का टॉपर और बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर DN शर्मा साहब, गोवा से आने वाले AIMCA का जनरल सेक्रेटरी लाडो सोलाकर जी तथा बिहार के कोने कोने से इस सभा में अपनी उपस्थिति देने वाले गणमान्य अतिथिगण, चूंकि सभी वक्ताओं ने इस विषय पर बहुत विस्तार 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो बिहार के बाहर से आए हैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस शहर में आप यह प्रथम राज्य अधिवेशन कर रहे हैं इसका नाम राजगीर और पहले इसका नाम था राजगृह, जहां सम्राट पद्मनाभन जी यहाँ राज्य करते थे। ये इसी की कर्म भूमि है। यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिसका नाम रत्नगिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, स्वर्णगिरी और उदयगिरी है। आप इस पर जो यहाँ पर रह रहे हैं घूम कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा साम्राज्य था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है मित्रों कि महापद्मनंद जी ने मगध साम्राज्य का विकास और विस्तार पूर्व में बांग्लादेश से लेकर और पश्चिम में अफगानिस्तान तक किया। तब उसका नाम कंधार हुआ करता था, आज भी कंधार है। टोटल भारत 16 जनपद था। सभी जनपदों में क्षत्रिय शासक होते थे, लेकिन महापद्मनंद जी ने अपनी विशाल सेना खड़ा की जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक, हाथी सवार, घुड़सवार सैनिक थे, जिन्होंने इस राज्य को पहली बार एकजुट किया। तब उनका नाम हुआ महासम्राट महापद्मनंद जी। इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद हिंदू इतिहासकारों ने महापद्मनंद महाराज का नाम कुछ एक पन्ने के कोने में ढकेल दिया, कारण कि वह शूद्र जाति के थे, नाई जाति के थे। हमें भी नहीं पता था कि वो किस जाति में थे। और भारतीय इतिहासकारों ने जो सवर्ण थे उनको हाशिया में ढकेलने का प्रयास किया। परंतु सौभाग्य की बात यह है कि ग्रीक इतिहासकार जिनका नाम था कर्टियस और डोडोरस, उन्होंने महापद्मनंद के राज्य की उपलब्धि के विश्लेषण करते हुए उनकी जाति का उल्लेख किया। जैन साहित्य में उनका नाम, उनकी जाति नाय उल्लिखित है। बुद्ध वंशावली जो श्रीलंका में पाया गया उसमें उनका वर्णन है। पद्म पुराण में उनको कहा गया है क्षत्रांतक, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इतना चक्रवर्ती सम्राट का हमारे समाज ने आज भुला दिया। और इस साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद जी थे। घनानंद जी को शासन अंत करने वाला चाणक्य, जिसने उन कुटिल नीति से नंद वंश का नाश किया, जबकि यहाँ नंद वंश ईसा पूर्व 326 से 22 वर्षों तक शासन किया। अब इतिहास में अमर हो गए। मित्रों, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने अतीत के बारे में उसके गौरव से परिचित नहीं होंगे, तो हम उस पर गौरवान्वित नहीं हो सकते, उससे प्रेरित नहीं हो सकते। इसलिए आवश्यकता यह है कि उसके बारे में जानें। परंतु दुर्भाग्य की बात है, और तो और मैं स्वयं भी उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। मैंने 6ठी कक्षा में इतिहास पढ़ा था, जिसमें घनानंद के बारे में लिखा हुआ था कि सुरा सुंदरी के सेवक और एक यासी राजा थे, शूद्र वंश के राजा थे। हम उतना ही जानते थे। लेकिन 2023 की बात है कि हमसे कितना आगे उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं। जिस बिहार में
महापद्मनंद ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का ऐतिहासिक छाप छोड़ा। उस राज्य के नंदवंशी उनके बारे में बहुत थोड़ा जानते थे, जिसमें मैं भी शामिल था। लेकिन उत्तर प्रदेश वालों ने महापद्मनंद जी के बारे में 1994 में ही इसका ऑल इंडिया महापद्मन कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन बनवाया और उसे निबंधित करवाया। और समय समय पर वो सम्मेलन करते हैं जहाँ पर अपने समाज की विभूतियों की चर्चा करते हैं, उन पर माल्यार्पण करते हैं। अभी आपने यहाँ जो प्रतिमा देखी, आप तो और के बारे में जानते हैं, लेकिन उपालि जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जो मुख्य ग्रंथ है, उस मुख्य ग्रंथ का लिपिबद्ध करने वाले, लिखने वाले कोई और नहीं, अपने समाज के उपालि थे। उसी तरह पंजाब में पंच प्यारे, जो सिख धर्म में पंच प्यारे, उसका एक पंच प्यारों में एक साहिब सिंह का नाम था। अपने समाज में कई विभूति हुए हैं, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने उनके साथ अन्याय किया। अन्याय का कारण क्या है कि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं। जब हमको नहीं पता था, जो हम बुद्धिजीवी कहलाते हैं, मुझे भी उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने रामपुर में एक सम्मेलन करवाया, मिलक में, हमको वक्ता के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया। मैंने रिसर्च शुरू किया। रिसर्च करने के बाद जो महापद्मनंद जी के बारे में मुझे जानकारी मिली, यह सुनकर मैं चौंक गया। आज यहाँ इस सभा मैं 3 बार उत्तर प्रदेश में जा चुका हूँ। जितना भव्य ढंग से वहाँ आयोजित होता है, जहाँ जितने बड़े पैमाने पर वहाँ उपस्थित होते हैं, उसका कोना भी इस सभा में नहीं भरा है। हम आज भी कितना पीछे, खुद सोच लीजिए। अभी अभी अपने बुद्ध स्तुति सुनी, भगवान बुद्ध की एक ही बात थी कि घटनाओं की विवेचना तर्क के आधार पर करो, तर्क के आधार पर तथ्य का आकलन करो, और तथ्य के आधार पर अपना दर्शन बनाओ, अपने जीवन की शैली बनाओ, अपना दिनचर्या बनाओ। मित्रों, आप सभी सभागार में बैठे हैं और सभी हनुमान चालीसा से परिचित हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि बाल ही काल भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यानी हनुमान जी बाल काल जब जन्म लिए थे, उसी समय उनको लाल फल खाने का कहा गया था, और सूरज जैसे ही सुबह उगा, सूरज की लालिमा को देखकर फल समझकर हनुमान जी उसे खा गए और तीनों लोक में अंधियारा छा गया। और आज इसको इस प्रकार से प्रसारित किया जाता है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, हनुमान को जाप करेगा, वह जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति पाएगा, वह हर प्रकार की यातनाओं से मुक्त हो जाएगा। परंतु मित्रों, यह सरा अंधविश्वास है, यह तर्क के आधार पर 100% गलत है। आप जानते हैं कि अगर धरती से ऊपर केवल 500 किलोमीटर जाएंगे, उसके ऊपर स्पेस है, क्षितिज है, जहां जाते ही आपका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में स्वतः बिखर जाएगा। सूरज की दूरी धरती से 9000 किलोमीटर दूर है। सूरज के पास अगर 1 करोड़ किलोमीटर दूर रह जाएंगे तो हम जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि 2.5 लाख सेंटीग्रेड वहाँ का तापमान है। परंतु अंधविश्वास पे इसे मानते हैं। दूसरा, सभी लोग घरों घरों में रामायण की पूजा होती है, रामायण की चर्चा होती है, लेकिन रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण का उत्तरकांड में लिखा है कि अधम जाति ते विद्या पाया, भयो यथा अहि दूध पियावा। यानी छोटी जाति, शुद्ध, जिसमें न्याय भी शामिल है, अगर इनको शिक्षित करोगे तो समाज के लिए वह वैसे ही जहरीला हो जाएगा जैसे दूध पिलाने पर सांप जहरीला हो जाता है। यानी शिक्षा से मुक्त रखने का सनातनियों ने प्रयास किया। ब्राह्मण संस्कृति में
केवल ब्राह्मण को शिक्षा दी जाती थी, गैर ब्राह्मण से वंचित किया गया। परंतु इतिहास की बात नहीं मित्रों, जब से बीजेपी की सरकार बनी पिछले 12 साल में भारत में 1,33,000 विद्यालय बंद कर दिए गए। 1,33,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तर्क दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम विद्यालय का क्लस्टर बनाएंगे। अब गुणवत्ता माने एक जिला में एक बनेगा, हर तरह की सुविधा रहेगी और वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। आप व्यवहारिक रूप से देखिए, गांव में पढ़ने वाला 4 साल 5 साल का बच्चा के लिए संभव है कि वह 30 किलोमीटर दूर जाकर पढ़े। आज सरकारी क्षेत्र में 9% विद्यालय बंद हो गया और 14% प्राइवेट सेक्टर में नए नए विद्यालय खुल गए। उद्देश्य क्या था कि हम शिक्षा से फिर एक बार इन्हें वंचित करके मनुस्मृति काल के युग में भेज दें। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाकर केवल सनातन के गुणगान करते हैं। श्री राम और हनुमान चालीसा पढ़ने में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, तर्क विवेचना से बहुत दूर। मैंने केवल एक छोटा उदाहरण बताया। आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में आरक्षण लागू किया था, ये सब जानते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसे आप भूल चुके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने 11 नवंबर 1978 को आरक्षण लागू किया था। उनके खिलाफ घनघोर विरोध हुआ। उनकी सरकार को तत्कालीन भारतीय जनसंघ पार्टी, जो आज के बीजेपी है, सरकार समर्थन वापस लिया। कर्पूरी जी की सरकार गिर गई। और इतना ही नहीं हुआ मित्रों, कर्पूरी ठाकुर 1950 से लेके लगातार 1980 तक जीतते रहे। लेकिन आरक्षण लागू करने के कारण इसी समाज के लोग ब्राह्मणों के बहकावे में आकर कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी पर, उनके इतिहास में पहली बार एक कलंक थोप दिया कि पहली बार समस्तीपुर से हार गए। यानी जिस भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण लागू करने के लिए, सामाजिक समरसता को सजीव और जीवंत करने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जिन विचारों को प्रतिपादित और प्रचारित किया था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया। आप यहाँ पर बैठे हैं, ज़्यादातर लोग आप सब जानते होंगे, कुंभ नहाने गए होंगे, महाकुंभ। कई लोग अयोध्या जाकर दर्शन करने जाते हैं कि अयोध्या में प्राप्त होता है। रामायण में क्या कहा गया आप सुने जानते होंगे कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन रपि कपि रूप दिखावा, सत जो जनते मुखते ठयऊ, तुरन पवन सुत 32 भयऊ। यानी जब सीता की खोज में हनुमान जी लंका जा रहे थे तो रास्ते में सांप की माँ सुरसा मिली। अब सिरसा कही कि मुझे भूख लगी है, मैं आज खाकर अपनी क्षुधा मिटाऊंगी। हनुमान जी के साथ जैसे जैसे वो सुरसा मुंह खोलती थी, वो हनुमान जी उसका दुगना हो जाते थे। अंत में सुरसा सतयोजन यानी 400 कोस का मुंह खोली, हनुमान जी 3200 कोस के हो गए। मित्रों, ये सुनने में लगता कि वाह, हनुमान जी कितना पराक्रमी थे, इतना बड़ा। आप सभी जानते हैं, आप नक्शा को उठाकर देख लीजिए। भारत धनुषकोटि यानी तमिलनाडु की जगह है धनुषकोटि। धनुषकोटि से लंका की दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर, इस 3200 कोस कहाँ से आ गया? लेकिन ये वो समझ सकते हैं जो बुद्ध दर्शन को जानते हैं, तार्किक विवेचना पर अपने विचार को परखते और प्रचारित करते हैं। लेकिन मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 29 जुलाई 2020 को भारतीय जनता पार्टी ने नई शिक्षा नीति घोषित की। इस शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा पर राजकोष का 6%, जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। अब मित्रों, सच्चाई क्या है? आज जीडीपी का 2.8% खर्च हो रहा है। क्यों? कि ये लोग परोक्ष षड्यंत्र कर रहे हैं कि शिक्षा को इतना महंगा कर दो, शिक्षा को इतना निष्प्रभावी कर दो कि बहुजन समाज के लोग
न पढ़ें न जाने, वो राम धुन में मस्त रहें, जय श्री राम का नारा लगाते रहें और उसके पीछे पीछे भागते रहें। अभी आपको 27 तारीख को ये हनुमान जयंती होने वाला है, रामनवमी। आप देखेंगे उस दिन कितनी बड़ी संख्या में ये सब के सब अति पिछड़े दलित और बैकवर्ड लोग जाकर भाग लेंगे और प्रचार करेंगे, क्योंकि उनको दिमाग में ठोका गया है कि जब तक तुम पूजा आस्था नहीं करोगे तुम्हें दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। बिहार में आप लोग जानते हैं 240 टन का शिवलिंग स्थापित किया गया। उत्तर बिहार में जगह है सगोलिया, वहाँ पर 240 टन का शिवलिंग स्थापित किया गया। अब बताइए 240 टन का शिवलिंग जिसका 105 फीट ऊंचा है, क्या उससे बिहार का कल्याण हो जाएगा? आप जब तक अंधविश्वास में डूबे रहेंगे तो न तो कर्पूरी ठाकुर का छोड़ा हुआ दर्शन को साकार कर पाएंगे, न अंबेडकर का दिया हुआ दर्शन को आप वशीभूत कर पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। आज जो इस युग का सबसे बड़ी मांग है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, वैज्ञानिक शिक्षा दें, एकादशी करने के लिए, जन्माष्टमी करने के लिए प्रेरित नहीं करें, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए प्रेरित नहीं करें, बल्कि उन्हें शिक्षा दें, बच्चों को सजग बनाएं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे वक्ता मौजूद हैं। हमें खुशी है कि राजगीर के इस धरती पर, कोई बात नहीं, लाइन नहीं तो भी हम बोल लेंगे, हमारी आवाज़ बुलंद है। हाँ, हेलो हेलो, अरे भाई नहीं लाइन कट गया, छोड़ दीजिए। हाँ ठीक, हाँ देखिए आवाज़ आई जी सर। हाँ, मैं केवल अंत में एक बात नहीं आई, इसमें लाइन नहीं है। मैं लाइन देखिए आ गया, नहीं आया इसमें अभी नहीं, एक मिनट माइक रुके रहिए, जनरेटर चालू कर लीजिए। ठीक, एक मिनट बोलते हैं। हो गया, चलो आ गया सर, आ गया। हाँ देखिए इसमें लगाइए। हाँ हेलो, हाँ आ गया। हाँ ठीक, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं शिक्षा पर क्यों जोर दे रहा हूँ उसके बारे में केवल एक बात बताना चाहता हूँ। पटना विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का टोटल 104 पद 2000 में प्रकाशित हुआ। 104 पद सन 2000 में। उस समय हम पटना विश्वविद्यालय में आरक्षण पदाधिकारी थे। हमने टोटल 85% पद आरक्षित कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि पटना विश्वविद्यालय के 104 असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद पर 91 आरक्षित वर्ग के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। 91। नतीजा क्या हुआ कि तुरंत हाई कोर्ट में केस हो गया। हाई कोर्ट के उसमें जो हमारे यूनिवर्सिटी के वकील थे उनका नाम था नवीन सिन्हा। नवीन सिन्हा ने फ़ोन करके कहा कि आपने महाराज यूनिवर्सिटी को भट्टा बैठा दिया, जब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है कि 50% से अधिक आरक्षण देना अवैध है, तो आपने 85% कैसे दे दिया। हमने वकील साहब को कहा कि वकील साहब, जून 2000 में संविधान का 81वां संशोधन हुआ है। उस 51वां संशोधन के अनुसार नियमित वैकेंसी पर 50% की सीमा होगी, लेकिन बैकलॉग पर कोई सीमा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत, हमने नहीं सुना, हमने नहीं पढ़ा, कैसे आपने कर दिया। तो हमने एक किताब खरीद के उनको भेजा, कहा कि लिए पढ़ लीजिए इसको, जो अमेंडमेंट था उसको पढ़ करके भेजा। तो खैर जो एफिडेविट दिया गया यूनिवर्सिटी की ओर से, तो हम सिंगल बेंच में जीत गए। लेकिन सवर्ण कम मानने वाले थे, वो डिवीजन बेंच में अपील कर दिया, वहाँ भी जीत गए। वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ भी जीत गए। कारण मित्रों, अब कारण बताना चाहते हैं, कारण समझ लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के बाद ही आपको जानकारी होगी, केवल इसके उसका बयान सुनने से नहीं जानकारी होगा।
2000 में जो 81वां संशोधन था, उस संशोधन को सवर्णों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उस चैलेंज का नाम प्रसिद्ध जजमेंट है, 5 जजेज का संविधान पीठ ने फैसला दिया, नागराम बनाम भारत सरकार। उसमें उसने फैसला दिया कि 81st अमेंडमेंट बिल्कुल वैलिड है। यानी वैलिड होने से मतलब कि हम रेगुलर वैकेंसी में 50% आरक्षण देंगे और बैकलॉग में इसकी कोई सीमा नहीं होगी। उसके आधार पर 85% जो हमने आरक्षण दिया, आज भी पटना विश्वविद्यालय में 104 में 91 प्रोफेसर मौजूद हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। उसके 20 साल के बाद आप जानते हैं कि उससे 20 साल के बाद 2023 में नीतीश सरकार ने पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण कर दिया। 65% आरक्षण को चुनौती दी गई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है। और यहाँ के जो एडवोकेट जनरल थे, चूँकि नीतीश जी के कार्यकाल में जो जो सवर्ण लोग हैं होते हैं वही ज़्यादा सत्ता में रहते हैं। यहाँ के एडवोकेट जनरल जिनका नाम था पीके शाही तर्क कर रहे थे, फिर भी आरक्षण पर रोक लग गई। जबकि उससे पहले 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 85% आरक्षण पर मोहर लगा दिया था। अगर इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पीके शाही हाई कोर्ट में लगाते तो हम हारते नहीं, जीत जाते। लेकिन मित्रों, इसके लिए केवल सवर्ण दोषी नहीं है, इसके लिए जितना सवर्ण दोषी है उससे कहीं अधिक हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग दोषी हैं कि न वो पढ़ते हैं, न तर्क करते हैं और न अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरते हैं। जब अपने अधिकार के लिए आप नहीं लड़ेंगे तो आपका अधिकार कौन देगा? एक दूसरा उदाहरण बताना चाह रहे हैं। ये घटना 1992 की है। मैं बिहार लोक सेवा आयोग में मेंबर था। उस समय अति पिछड़ा के लिए 100 पद आरक्षित था। 100 पद को सरकार चाहती थी कि पिछड़ा वर्ग से भर दें। हमने विरोध किया। वहाँ पर टोटल 11 सदस्य था। 11 में 10 सदस्य सरकार के पक्ष में हाथ उठाया, समर्थन किया और हम 10-1 के बहुमत से हार गए। लेकिन मित्रों, मैंने हार मान के चुप्पी नहीं साध ली। मैंने उन लड़कों को अपना डिसेंटिंग नोट की कॉपी भेजा और कहा कि तुम पटना हाई कोर्ट में केस करो और हमको भी पार्टी बनाओ। ऐसे ही किया, उन्होंने केस किया, पार्टी बनाया और पटना हाई कोर्ट 1992 में हमारे मत को समर्थन करते हुए बीपीएससी पर 35,000 जुर्माना किया और अति पिछड़ा का टोटल सीट वापस आ गया। उस पर 100 अति पिछड़े की नियुक्ति हो गई। मित्रों, जानकारी प्राप्त करना और जानकारी के लिए लड़ना भी हमारा संस्कार होना चाहिए। पहली बात, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। अगर जानकारी प्राप्त होते भी है तो बोलते नहीं डर के मारे, क्यों? लोग जान जाएगा कि इस जाति के सभी लोग बैठे में जानते हैं। अभी देखिए, उदाहरण बता दें हिम्मत की बात। अभी उर्मिला ठाकुर जो आप सुन रहे थे, कितने ओजस्वी वक्ता हैं। मैं पहली बार आज उनसे मिला, इससे पहले कोई मेरी मुलाकात नहीं थी। लेकिन विधानसभा में, विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हमारी सरकार के आने के पहले औरतें नहीं पढ़ती थी, उनकी शिक्षा नहीं थी। उर्मिला जी उठी और जोरदार ढंग से वहाँ पर प्रतिरोध की। अब प्रतिरोध का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि उर्मिला जी विधान परिषद के पटल पर बोली कि मैं एक दाढ़ी बनाने वाली की बेटी हूँ और मैंने बहुत पहले पीएचडी प्राप्त की है। ये कहना गलत कि पहले नहीं पढ़ता था। मित्रों, एक सभा में इतने हिम्मत के साथ बोलने वाला पुरुष भी नहीं हो सकता, स्त्री की बात छोड़ दीजिए। वीरांगना उर्मिला ठाकुर के इस सुजस्वी भाषण के लिए मैं आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। अभी उर्मिला जी बता रही थी कि अपने दल के प्रवक्ता हैं, लेकिन उनका जो भाषण होता है
उसके हम तक नहीं पहुंच पाती है। कारण क्या कि मीडिया में हम लोग की पहुंच कम है, सोशल मीडिया में पकड़ नहीं है। हम उनको सलाह दिया कि ये काम हम कर देंगे। मेरे पास बहुत एक्सपर्ट मेरा छात्र है, मेरा विद्यार्थी है, ये आपका काम करेगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब मैं उर्मिला ठाकुर जी का यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम में बनाएं, फेसबुक करें, तो इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है, उनका कर्तव्य है कि उनको पोस्ट को शेयर करें, अधिक से अधिक प्रचारित करें, ताकि यह पता चल सके कि हम नंदवंशी केवल इतिहास में नहीं, वर्तमान में भी तेजस्वी हैं, लड़ाकू हैं, अपने कर्मवीर हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, बलिदान देना चाहते हैं। मित्रों, नंदवंशी कोई नया तेज नहीं है। ऐसा नहीं कि पद्मनंद के टाइम में तेज साहब खत्म हो गया। आप चाणक्य नाम सुने होंगे, चाणक्य नीति दर्पण का श्लोक संख्या 21, ध्यान दीजिए। चाणक्य नीति दर्पण का श्लोक संख्या 21 में लिखा है कि नराणाम नापितो चतुरः पक्षिणाम चैव वायसः चतुष्पदाम शृगालस्तु मालिनी च चतुरम अस्ति। यानी मनुष्यों में नाई चतुर होता है, पक्षियों में कौवा चतुर होता है, चौपाया जानवर में सियार चतुर होता है, और स्त्रियों में नारी चतुर होती है। मित्रों, ये हम नहीं, चाणक्य कहता है कि नंदवंशी प्रतिभावान होते हैं, कर्मवीर होते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, अपना स्थापित करते हैं। आवश्यकता है कि जिन ऐतिहासिक गुणों के कारण हम इतिहास के पन्नों में अमर हैं, उन्हीं गुणों को आज भी आत्मसात करने की जरूरत है, जन जन पहुंचाने की जरूरत है, डरने की जरूरत। कोई अहंकार, कोई आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आज बहुत लोग बिहार में मेरी जो जानकारी है कि कम से कम 30 DSP हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कम से कम 40 SDM हैं। यानी संख्या कम नहीं होती है अपने समाज के लोग, लेकिन सब लोग अपने अपने समाज में चुपके से दुब के बैठते हैं। क्यों? कि लोग जान नहीं जा किस जाति के हैं। सच्चाई ये है कि जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है, आपके पोस्टिंग के 5 दिन पहले आपकी जाति पहुँच जाती है। आप डर के मारे न तो अपना कल्याण कर पाते हैं, हम समाज का। आज वीरांगना उर्मिला जी को देखिए, हर जगह सैन्य की दहाड़ती है। ये नहीं कि नंदवंशी की मीटिंग में आ रहे हैं तो दहाड़ते हैं, नंदवंशी की मीटिंग में नहीं दहाड़ती हैं, किसी मंच पर जाती हैं तो दहाड़ती हैं। अब भरपूर हमारी आवाज़ उठाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अब खुद तो पढ़ें ही, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और ये जो अंधविश्वास, धर्म का ढकोसला है, सनातनी अंधविश्वास है, उससे दूर होकर एक तार्किक विवेचना का जन्म आपने ग्रहण करें, जो भगवान बुद्ध ने हम लोगों को कहा था। अष्टांगिक मार्ग है, तर्कपूर्ण बात करो, तर्क के आधार पर ही सत्य को परखो। बीजेपी के भलावा और मीडिया के बहकावे में आकर महाकुंभ में स्नान करने से किसी को त्राण नहीं मिला, किसी को दुखों से मुक्ति नहीं मिली। लेकिन प्रयागराज में का जो दूषित जल था, जिसको कहते हैं कोलिफॉर्म, एक शुद्ध एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए 250 कोलिफॉर्म आवश्यक, पर एक ml में 250 कोलिफॉर्म पर्याप्त होता है। लेकिन प्रयागराज में जब महाकुंभ हो रहा था, उस समय उसका कोलिफॉर्म 2500 था। उसी गंदे पानी में बहुजन को लोग जाकर नहाया, स्नान किया, तरह तरह के चर्म रोग, तरह तरह के रोग को लेकर के यहाँ पर आया और गरीबी में अपना मोटा रकम खर्च किया अपने इलाज में। मैं चाहता हूँ कि अंधविश्वास से बचें। ये सनातन से आपका कल्याण नहीं होगा। सनातन आपको भ्रमित करने के लिए बनाया है। अगर आपको धर्म मानना है तो तथागत बुद्ध की मानिए, जिन्होंने तर्क के आधार पर विवेचना करने की बात की, तथ्य पर परखने की बात की। पूजा और घंटी डुलाने से आपका कोई कल्याण नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।